हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैटर ऑफ मैथ्स। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया सत्र शुरू होने वाला है और मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप लोग पूरे तन मन धन से अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में गणित पढ़ाने एवं समझाने जा रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के कक्षाएं यहाँ से संचालित हो सकें, लेकिन फिलहाल में मैं शुरू कर रहा हूं कक्षा 10 का। मैं एक बात और यहां ऐड करना चाहता हूं कि वे सभी बच्चे ध्यान से सुने जिनका गणित या तो बहुत कमजोर है या गणित में हल्का फुल्का जानकारी रखते हैं और गणित पढ़ना चाहते हैं। मैं उन सभी बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर पहुंचते हैं या इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा गणित कमजोर है। मैं बिल्कुल जहां से आप लोग नहीं जानते हैं वहां से लेकर के मैं चलने वाला हूं, यानी बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक मैं लेकर के जाऊंगा। बशर्ते आपको करना क्या है कि ईमानदारी से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाना है और पढ़ाई शुरू कर देना है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन हो गए हैं वो बहुत टफ हो गए हैं, इसलिए पढ़ाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग चलते हैं आज के इस कक्षा 10 के पहले अध्याय चैप्टर में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स। क्या होता है वास्तविक संख्या, कैसे बनी और कहां से आई, इन सब चीजों को जानने से पहले मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे लिखे सारे नंबर्स को एक बार 2-4-10 मिनट में मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूं। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर मैं इन सारे नंबरों को अच्छे से जानता हूं, पहचानता हूं, मुझे 9 में पढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे जिनको ये इन नंबरों के बारे में नहीं पता होगा। अरे भाई, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा, और जो आप जानते हैं तो आपके लिए एक रिवीजन का काम कर जाएगा। हो सके आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक ये 10 मिनट का जो क्लास है, कम से कम इसको 10 मिनट आप लोग अच्छे से देख लें, ताकि जो आने वाला एक्सरसाइज है उसमें आपको इससे बहुत मदद मिलेगा। ओके, हम लोग चलते हैं पहले नंबर पे, जिसका नाम है प्राकृत संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम आसानी से गिन लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या है, यानी वे संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और वो जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और यूं कंटिन्यू रहता है ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा जो नंबर है वो है पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर। अच्छा, मैं बार बार अंग्रेजी का जिक्र इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो कहेंगे सर हमारे साथ तो अन्याय हो गया, आप तो केवल हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, मैथ में मीडियम मायने नहीं रखता है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो आसानी से केवल हेडिंग को अगर देख लेता है कि हमारा अंग्रेजी में क्या है तो वो आसानी से उसको पढ़ लेता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं, उससे हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या अपने आप में ये कहता है कि भाई हम अधूरा थे, कुछ हम में शामिल हो गया, कुछ हमसे जुड़ गया तो हम पूर्ण हो गए। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं उसमें जीरो की कमी थी, तो जीरो ज्यों आया तो हमारा ये पूर्ण संख्या हो गया, यानी संख्याएं पूर्ण हो गई। हम कितना भी बड़ा संख्या लिखने में सक्षम हो गए थे। ये चला जाता है आपका कहां तक, ये आपका चला जाता है अनंत तक। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर है पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक आने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जितनी संख्या आपको दिखाई दे रही हैं ये सब की सब संख्याएं क्या हैं, धनात्मक में हैं। लेकिन जब हमारे पास एक माइनस की दुनिया की जरूरत पड़ी तब वहां पे जाके पूर्णांक का जो है आविष्कार हुआ, या पूर्णांक संख्याएं हमारे सामने निकल करके हमारे मैथमेटिशियन ने जो है इसे पूर्णांक यानी कि इंटीजर नाम रख दिया। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर 100 रुपया है तो 100 को तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास 100 रुपया है। लेकिन अगर मान लो हम 100 रुपया कर्ज ले लिए तो उसको लिखने के लिए माइनस यानी कि एक ऋण का चिन्ह की जरूरत पड़ी, जो हमें इंटीजर्स में दिखाई देता है। यानी वे नंबर
जो होल नंबर यानी कि जो 0 से लेकर के 1 2 3 4 ये चलता चला जाता है अनंत तक। सेम वही नंबर इधर माइनस में चलता है 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का हो जाता है 4, और ये भी कहां तक जाता है, ये भी चला जाता है अनंत तक। यानी पूर्णांक में जो हमारा होल नंबर वाला संख्या होता है यानी पूर्ण संख्या का, उसी को हम एक बार पूरे माइनस में लिखते हैं और वही उसी को हम लोग प्लस में लिख देते हैं, तो वो संख्याएं हो जाती हैं पूर्णांक। अब इसमें भी 2 नंबर आ जाते हैं, कौन कौन से? एक नंबर हमारा हो जाता है 0 की जो दाहिने तरफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। धनात्मक कह देते हैं, धनात्मक संख्याएं कहला जाते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और इसकी जो बाएं साइड यानी कि 0 की जो बाएं साइड की जो संख्याएं होते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याएं हम लोग कह देते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर आपने 0 के दाएं बता दिया, बाएं बता दिया, लेकिन 0 कौन सा नंबर होता है? बहुत सारे बच्चों का जो है हमारे पास कंप्लेन आया था कि भाई 0 को क्या कहते हैं। तो 0 देखो, 0 एक उदासीन नंबर होता है, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, वो ना ही ऋणात्मक में काउंट होता है और ना ही धनात्मक में काउंट होता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, 0 ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले संख्या जिसका नाम है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसे कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। क्या होता है? जो किताबी परिभाषा है वो ये कहता है कि वे सभी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में यानी कि बटे के शक्ल में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और उसमें कंडीशन दे देता है कि जो P और Q होता है वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है इसका परिभाषा, ये कहता है कि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप का होना चाहिए, जहां P और Q ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए पूर्णांक। लेकिन जो हमारा Q के जगह पे होता है वो 0 के अलावा, 0 के अलावा सभी पूर्णांक संख्याएं, 0 के अलावा सभी पूर्णांक हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यानी P और Q पूर्णांक होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कुल मिला के बात यह है, बात क्या है कि कोई भी ऐसे 2 नंबर उठाइए इस पूर्णांक वाले लाइन से, इस पूर्णांक वाले लाइन से कोई भी 2 नंबर उठाइए और P की जगह पर रख दीजिए, Q की जगह पर रख दीजिए, वो होता है परिमेय संख्याएं। अच्छा, ये जितने भी आपको ऊपर पूर्णांक दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी नंबर आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होता है। कैसे? आप जानते हैं कि इस 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 के नीचे भी लिख सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। इसी तरह सारे नंबर्स के नीचे हम 1 आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सभी P/Q के शक्ल के हो गए कि नहीं हो गए? जब P/Q के शक्ल में हो गए तो भाई ये परिमेय संख्या होना ही होना है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए। और एक छोटा सा कंडीशन होता है, जो Q हमारा होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर Q हमारा अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ये सारे नंबर हो जाते हैं अनंत। 0 हमारा हर में नहीं हो सकता कभी, क्योंकि होगा तो वो अनंत हो जाएगा, और अनंत कितना होता है हमको पता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की, जो है अपरिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर, जिसे हम कैपिटल Q और ऊपर C यानी कि कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। अपरिमेय देखिए क्या कहता है, अपरिमेय ठीक परिमेय संख्या का अपोजिट होता है। परिमेय संख्या कहता है कि भाई हमको P/Q के शक्ल का चाहिए नंबर्स, और ये कहता है भाई हमको P/Q की आवश्यकता ही नहीं है, हम P/Q के रूप में होना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि क्या मतलब है, यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो जितने आपके रूट वाले जो संख्या होते हैं जो फाइनली बाहर नहीं निकल पाते, जैसे रूट का 3 हो गया, रूट का आपका 5 हो गया, रूट का आपका 7 हो गया, या रूट का आपका 11 हो गया, ये जितने नंबर आप दिखाई दे रहे हैं रूट के अंदर, जिसका रूट हम फाइनली बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वे सभी नंबर अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये कहता है कि भाई P/Q का शक्ल का नहीं होना चाहिए।
तो एक बच्चे ने पूछा सर इसको तो हम एक लिख सकते हैं आसानी से, नीचे देखिए यूं लिख दिए, हो गया P बटे Q का सर्कल का। लेकिन थोड़ा धैर्य से और ध्यान से देखिए कि जो कह रहा है कि P और Q आपका पूर्णांक होना चाहिए। एक तो पूर्णांक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो √3 है वो हमारा पूर्णांक में नहीं आता है। और ये अगर पूर्णांक नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या हो जाता है। इस बात को हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा कर रखेंगे। और एक पाई होता है, पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो पाई हमारा नंबर होता है वो 22/7 के बराबर होता है। लेकिन ये बराबर का जो चिन्ह होता है आप देख रहे हैं, ये बराबर होता ही नहीं है, ये होता है लगभग, यानी ये लगभग का साइन है। जो पाई का जो मान होता है वो लगभग होता है 22/7 के, ये कभी पाई जो है 22/7 के बराबर होता ही नहीं है। इसलिए जो ये 22/7 है ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, जबकि जो हमारा पाई है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या गिना जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अब चलो, एक बच्चे ने हमसे ये पूछ दिया कि चलो ठीक है सर कोई बात नहीं है, अगर हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना हो, अगर हमारे सामने संख्या पड़ा हुआ हो तो कैसे पहचानेंगे? तो हमने उस बच्चे को 2 तरीके बताए कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखना उसको। अगर मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि 25/4 है, तो 25 को जब हम 4 से जब भाग देंगे तो आप ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा कि 6.25, यानी कि 6.25 जो आपको दिखाई दे रहा है, 25 को 4 पूरा डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि ऐसा संख्या जिसको हर पूरा भाग दे दे उसको हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। और एक और कंडीशन आता है, अगर मान लो 10 है और नीचे हमारा 3 है, तो 10 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो हमको रिजल्ट में मिलता है कि 3.333 और ये लगातार हमारा रिपीट होता जाता है। यानी कि वे संख्याएं जो दशमलव के बाद से लगातार रिपीट होता जा रहा है, चाहे वो एक संख्या रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 2 संख्या हो या 3 ही संख्या रिपीट हो रहा हो, इस तरह के इन दोनों तरह के जो संख्या हमको दिखाई देंगे वे संख्याएं हो जाते हैं परिमेय संख्याएं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आएगा आपके एक्सरसाइज में। और जो अपरिमेय संख्या पहचानने का जो तरीका होता है उसको सिर्फ ये देखें कि वो दशमलव के बाद से, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 1.101 लिखा हुआ है, फिर 2 जीरो के बाद से 1 जीरो है, फिर 3 जीरो के बाद से 1 जीरो है, और ऐसे ही लगातार ये बढ़ता ही जाता है। दशमलव के बाद से ना ही ये रिपीट होता है और ना ही ये कभी खत्म होता है। मतलब ये कि ना भाग देने पे ये कभी रिपीट होता है और ना भाग देने पे ये फाइनल डिवाइड होता है। ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जितने भी आपको ये रूट की संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, जब भी आप इसे भाग विधि से निकालने जाएंगे तो आप इस बात को पाएंगे। आप निकाल कर अपनी कॉपी में चेक करिए कि जो √3 है, 5 है, 7 है, अंडर रूट में जो 11 है, इसका जब रूट निकालेंगे तो जब दशमलव के बाद से आप देखेंगे तो ना तो रिपीट होगा और लगातार ये बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होता है। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले संख्या का। अगला संख्या है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। और एक्चुअल में पूरे 10 के जो क्लास है उसका पहला जो चैप्टर है यही नाम है वास्तविक संख्याएं। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। जो वास्तविक संख्या है वो किताबी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय जो संख्या होता है, इन दोनों के परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अपने जीवन में जितने संख्या आंख से देखे हैं, पढ़े हैं, कहीं सुने भी हैं, वे सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, यानी आप इस तरह से याद कर लीजिए कि परिमेय को मिला दिया और अपरिमेय को मिला दिया, और इन दोनों को मिलाने से जो संख्या मिलता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, या आप दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो आज तक आप देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, वे सब के सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं।
बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या आप अच्छे से जानते हैं कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि 2, 4, 6 और 8, 10 ये कंटिन्यू होता जाता है। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जो फाइनली डिवाइड नहीं कर पाता, सॉरी जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विषम संख्या, यानी कि 1, 3, 5, 7 और ये भी आगे तक चला जाता है। मतलब सब के सब ये सारी संख्याएं अनंत तक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बोल दे रहा हूं तो समझ लीजिए 10, 12 तक नहीं, ये सभी अनंत तक जाते हैं। अब आती है बात हमारा भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिनको कम से कम 2 से अधिक, यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। कि वे सभी नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी विभाज्य होता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या मतलब है, देखना थोड़ा। आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 को देख रहे हैं तो 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है, 4/1, 4/2, 4/4, यानी कि हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये 4 जो संख्या है उसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 4 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 को 4 भी डिवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि जो 4 होता है वो हमारा होता है भाज्य संख्या, यानी कि 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से, यानी 4 4 से डिवाइड हो गया, 4 1 से डिवाइड हो गया, 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित होता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। चाहे कहां से शुरू होता है, 4 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, आपका 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, और ऐसे ये भी कहां तक जाता है, ये भी चला जाता है हमारा अनंत तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसे नंबर जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। मतलब एक और स्वयं के अलावा वो किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है। जैसे मान लो 2 है, तो 2 को 2 के अलावा और 2 को 1 के अलावा कोई विभाजित कर पाएगा क्या, कभी नहीं होगा। यानी कि एक और स्वयं के अलावा जो कोई और नंबर उसे डिवाइड न कर सके, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। क्या मतलब है, जैसे मान लो कि 5 है, 5 को 5 और 5 को 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर पाएगा क्या, 5 को 5 और 5 को 1, 5 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या मतलब, कहां शुरू होता है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये भी कहां तक जाता है, ये भी चला जाता है हमारा अनंत तक। ओके, बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, वो 1 हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो हम 2 नंबर ले लेते हैं कि 3 और 4 ले लेते हैं, मान के चलो 3 और 4 2 नंबर ले लिए, और इनमें अगर देखा जाए तो 3 को लिख सकते हैं कि 3 गुणा 1, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि अगर HCF की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों में 1 है, मतलब दोनों का HCF 1 है, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। कोई भी ऐसा 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। दोबारा कह देते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जो जिनके बीच जो HCF होता है वो 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये पूरा नंबर आप लोग डिटेल से देख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए। इसके बाद जो हम चलेंगे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ चलेंगे, उसको डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है, इसको थोड़ा सा बारीकी से अलग अलग तोड़ के समझ लेते हैं। यूक्लिड तो उनका नाम है जिन्होंने इस प्रमेय को दिया है। तो जो भी प्रमेय जो क्या बोलते हैं कि आविष्कार करते हैं या जो इन्वेंट करते हैं, वो अपना नाम दे दिया करते हैं। और डिवीजन का मतलब आप विभाजन यानी भाग देना, आप इसको बात जानते हैं अच्छे से। और जो प्रमेयिका है, प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात जो पहले से प्रूफ है
और उसी प्रूफ से हम किसी दूसरे बात को प्रूफ करने चले जाते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फार्मूले से हम किसी दूसरे सवाल को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रमेयिका भी होता है। एक स्टेटमेंट आपको पहले से प्रूफ किया हुआ दिया रहेगा और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, उसी को हम लोग प्रमेयिका यानी कि लेमा कहते हैं। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। तो ये कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन और इक्वल टू होता है r और लेस देन होता है b। इस पूरे माजरे को मैं बस 2 मिनट में समझाता हूं आपको। अगर आप 16 को 3 से भाग देते हैं, 16 को 3 से भाग देते हैं तो ये 5 बार में जाएगा, शेषफल आपका बच जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार से 16 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका यानी कि शेषफल जो है 0 बच जाएगा। यहाँ पे बात आती है 6 अंदर था 7 बाहर था, तो आप जानते हैं कि भाई जब अंदर छोटा है बाहर बड़ा है तो भाग जाएगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपने तो भाई टेबल यही पढ़ा है कि 7 एकम 7 और 7 दूना होता है आपका 14 और 7 तरीके होता है क्या 21। ये आप आगे बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 7 को हम 0 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 0 मिलेगा। तो 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो यहाँ भी हमको क्या मिल गया? शेषफल हमको मिल गया 6। ठीक है, अब थोड़ा सा इन दोनों पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो ये बीच का पोर्शन होता है यानी जो 16 है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, उसको हम a से डिनोट करते हैं। भागफल को हम लोग कहते हैं कोशिएंट और उसे हम q से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से शेषफल को हम लोग r कहते हैं और इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। भाजक को हम लोग कहते हैं डिवाइडेंट और उसे हम कहते हैं b से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये बातें आपको छोटे क्लासेस में समझा दिया जाता है। कैसे? आप लोगों को जब भाग देते हैं तो भाग सही है या गलत है, इस बात को सही पकड़ने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग किया जाता है। भाई जो हमने भाग दिया है वो सत्य है या गलत है, उत्तर की जो जांच करने वाला जो सवाल आप लोग करके आए हैं वो यहीं से आता है। जैसे इसको चेक कर लिया जाए, चेक करने का क्या तरीका होता है? यही तरीका होता है। यानी ए मतलब भाजक भाज्य ए दिया है 16 बराबर में हमारा बी क्यू, तो बी का मतलब हो गया 3 और गुणा में हो गया क्यू का मतलब हो गया 5 और प्लस में है आर मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल 1 है। तो 16 बराबर में दिया है 3 × 5 = 15 और प्लस में 1 यानी कि 16 बराबर में हो गया 16। तो आप देख पा रहे हैं कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम आसानी से किसी भी भाग को सही है या गलत यह पता कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया आपका भाग को सही है या गलत वो पता करने का। अब बात करते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। इसका ये मतलब है कि जो हमारा आर है, आर हमेशा क्या होता है? बी से छोटा होगा। अगर आर बी से बड़ा है इसका मतलब आपने पूरा भाग दिया ही नहीं है, तो हमें तो भाई पूरा भाग देना है। तो आपको पूरा जब भाग देंगे तो हमेशा ये जो आर है ये बी से छोटा ही आपको मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होता है वो कभी नकारात्मक यानी कि निगेटिव नहीं होता है, ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखो कुछ ना कुछ तो नीचे मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या तो 1 की जगह पे कोई और संख्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो हमको 0 मिलेगा। जैसे यहाँ हमको शेषफल 0 दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम और खोल कर लिखा जाए, यानी जो आर है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आर हमारा जो है या तो 0 के बराबर आएगा जैसे यहाँ पे आया है, या 0 से बड़ा होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। 0 से छोटा क्या हो जाएगा? -1 -2 जो कि नहीं होगा। तो इस बात को याद रखें और इन दोनों को जो मिला के लिखा जाता है तो 0 इसको घुमा दिया जाए जैसे, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। इसका ये मतलब है कि r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा और r 0 के या तो बराबर आएगा यानी कि जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग इसके बाद से जो क्लास शुरू करेंगे उसमें टोटल चलेगा आपका उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल उसमें हल कर लिए जाएंगे। तब तक मिलते हैं आपको अगले क्लास में। धन्यवाद।